जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। पी लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, यानी कि 400 क्या दे रहे हैं ये लोग, सार दे रहे हैं। सार का मतलब क्या होता है, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सार का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर नहीं देते, इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सार। कितने मिल रहे हैं, 400 स्टॉक ईच टू 75 एम्प्लॉय, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपन को पता चल गए और अपन को सार पता चल गई। कब की बात है, ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 200। क्या बात है, यानी कि अपन को जो फॉर्मूले में चाहिए होता है वो तीनों चीजें गिवन है। आगे देखते हैं। द टर्म्स ऑफ द अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 4 ईयर्स। बोल रहे हैं अगर आपको ये चाहिए, यानी कि अगर आपको हमारे साथ चाहिए तो आपको कम से कम हमारे कंपनी में कितना काम करना पड़ेगा, 4 साल। ये हमारी सर्विस कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेस्टिंग पीरियड। आगे देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच सार एट ईच रिपोर्टिंग डेट इज एज फॉलोज। अब आपको जैसे पता है कि ईसॉप के केस में क्या होता है, वही वाला फेयर वैल्यू यूज होता है जो ग्रांट डेट पर होता है, लेकिन सार के केस में जो हर बैलेंस शीट डेट पर होता है वो वाला फेयर वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने हर बैलेंस शीट डेट के, यानी कि चारों साल के आपको क्या दे दिया है, फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये रही। Next, what would be the difference if at the end of the second year of service, that is at 31st March 2013, यानी कि इस वाले की बात हो रही है, इस ईयर की, ठीक है, ये है इनका ईयर 2। P Limited modifies the terms of the award to require only 3 years। ये बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ले आए, अगर हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन लेके आए, एक चेंज लेकर आए, किसमें, वेस्टिंग पीरियड में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वही है, सार भी वही है, ये दोनों सेम है, ठीक है। फेयर वैल्यू तो यही वाली यूज करनी है, लेकिन बोल रहे हैं अगर ये वाली डेट को 31 मार्च 2013 को अगर ये बोले कि अब सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए, 3 साल, यानी कि पहले कितने थे, 4 साल, तो हमने स्टार्टिंग में 4 साल यूज किया होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर सेकेंड ईयर में हम 3 साल करते तो फिर क्या होगा, ठीक है। बस इतना ही बोला है उन्होंने, यानी कि आगे कुछ क्वेश्चन बोला नहीं है। इसका मतलब है कि हमें ये मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन दोनों ही करना पड़ेगा, यानी कि एक बार हमें ये सोचकर करना पड़ेगा कि वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4 साल, और एक बार हमें ये सोचकर करना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर से वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 3 साल, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आसान है। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। मैम लिखा तो नहीं था वहां पर कि जनरल एंट्रीज बनानी है, पर वहां पर कुछ लिखा भी तो नहीं था कि करना क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज का फटाफट फॉर्मेट क्रिएट करो, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार क्यों बनाया मैंने जनरल एंट्रीज की फॉर्मेट, क्योंकि एक बार हम करेंगे विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है। आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करना है, तो हमें अपनी समझदारी से जितना ज्यादा हो सकता है वही करेंगे, विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन दोनों। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 4 साल रहेंगे वेस्टिंग पीरियड, और यहाँ पर सेकेंड ईयर से हो गया था 3 साल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाने से पहले, जनरल एंट्रीज बनाने से पहले हम करते हैं वर्किंग नोट। जनरल एंट्रीज का अमाउंट हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए फटाफट वर्किंग नोट पर, अरे क्या हो गया, मैं हाईलाइट कर रही थी वो पेन चल गया, अरे कोई नहीं, वर्किंग नोट में हमारा वही रहेगा। क्या हो रहा है आज, अरे 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 ऊपर जाओ।
कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, मतलब हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो मैजिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए। नंबर ऑफ सार्स पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को कितने सार्स मिल रहे हैं। फेयर वैल्यूज ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट डेट, ये आपको बार बार मैं याद दिला दूं कि सार के केस में हर बैलेंस शीट डेट का फेयर वैल्यू यूज होता है। डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से और इंटू करेंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो भी हम दो पार्ट में करेंगे, यानी कि विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन की। फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है, 31 मार्च 2012। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 75। हर एम्प्लॉय को कितने सार मिल रहे हैं, 400। 75 400 और वो कितना था, फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट का बताना है 210 और वेस्टिंग पीरियड 4। ठीक है, तो 75 इंटू 400 इंटू 210 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 15,75,000। कितना आ गया, 15,75,000। तो ये हमारा पहले ईयर का हो गया। सही है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं 31 मार्च 2013 का। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 400 सार दिए गए हैं और फेयर वैल्यू में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट का है 220, डिवाइड बाय करेंगे 4। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तो 75 इंटू 400 इंटू 220 डिवाइड बाय 4 करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटू भी तो करेंगे, कितना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंटू 2, ये हो गया 33 लाख। अब जैसे कि आपको पता है ये कितने सालों का है, 2 सालों का, तो इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे, तो 33 लाख माइनस 1575, ये आ गया 17,25,000। 17,25,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर का। अब आते हैं अपन थर्ड ईयर पर। 31 मार्च 2014, यहाँ पर जो यूज होगी फेयर वैल्यू वो यूज होगी 215 डिवाइड बाय 4 करेंगे। अभी तक कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, 3। इंटू करो फटाफट, 75 इंटू 400 इंटू 200, मैं अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रही, 215 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये आ गया 48,37,500। इसमें से माइनस कर देंगे जो हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, दैट इज 15,75,000 माइनस 17,25,000। कितना आ गया बताओ, 15,37,500। 15,37,500। ठीक है, आगे बढ़े। 31 मार्च 2015, अगेन 75 इंटू 400, बस जो चेंज आएगा वो फेयर वैल्यू में आएगा जो कि है 218, डिवाइड कर देंगे 4 से, इंटू कर देंगे 4, क्योंकि अब 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए। तो 75 इंटू 400 इंटू 218, ये आ जाएगा 65,40,000। 65,40,000। इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे 15,75,000। सेकेंड ईयर का माइनस कर देंगे 17,25,000। थर्ड ईयर का माइनस कर देंगे 15,37,500। 15,75, 17,25, 15,37,500, ये गया 17,02,500। 17,02,500, ये आ गया फोर्थ ईयर। समझ गए, 15,37,500 और 17,02,500। 15,75, 17,25, चारों सही है, सही है।
तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो गया पार्ट, दैट इज विदाउट मॉडिफिकेशन। अब हम करेंगे विद मॉडिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम फटाफट कर दो। 31 मार्च 2012 को 75 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय को 400 सार मिल रहे हैं, और बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू 210 है, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो सेम आ जाएगा आंसर 15,75,000। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, 31 मार्च 2013। यहाँ पर ध्यान देना, 75 इंटू 400 इंटू कितनी थी 220। यहाँ जो डिवाइड करेंगे ना उस पर ध्यान देना, डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि वो बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में कि अब 4 साल वेस्टिंग पीरियड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना है 3 साल। तो वेस्टिंग पीरियड जो हम पहले 4 साल कर रहे थे, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में तो लग रहा था 4 ही होगा, लेकिन अब वो कितना हो गया है 3। अब कितना हो गया वेस्टिंग पीरियड 3। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अब तक वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया 2। 75 इंटू 400 इंटू 220 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये हो गया 44 लाख। अच्छा ध्यान देना, इसमें से ऑलरेडी वाला रिकॉग्नाइज माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरे 2 सालों का है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे 15,75, तो ये आ गया 28,25,000। 28,25,000 समझ में आ रहा ना, सिर्फ वेस्टिंग पीरियड में चेंज है और कुछ नहीं। 31 मार्च 2014, 75 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 400 क्या है सार। यहाँ पर बैलेंस शीट डेट पर चेंज हो गया होगा, फेयर वैल्यू कितना था 215। अगेन वेस्टिंग पीरियड अब कितना हो गया है 3, और वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट भी 3 हो गया। 75 इंटू 400 215, ये आ गया 64,50,000। यानी कि टोटल जो हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो 64,50,000 करना है 3 सालों में, जिसमें से कि हम फर्स्ट ईयर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 15,75, फिर 28,25, ये हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो इसमें से माइनस कर देंगे 15,75,000, 28,25,000, ये आ गया 20,50,000। 20,50,000। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। बस फर्क क्या है विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ पर जो हमने वेस्टिंग पीरियड यूज किया है वो हमेशा 4-4-4 यूज किया है। ठीक है, बाकी का वही मैजिक फॉर्मूला लगाया और कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर में तो 4 लगाया था, लेकिन सेकेंड ईयर में उन्होंने बोला कि अब 4 नहीं, अब सिर्फ 3 सालों में ही आपको जो सार है वो मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 31 मार्च 2015 को क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2014 को ही क्या हो गया होगा, सार दे दिए गए होंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलो आप फटाफट से जनरल एंट्रीज की तरफ। जनरल एंट्री सबसे पहले कब बनेगी, 31 मार्च, आज पर्पल पेन से लिखे क्या, ब्लू पेन को छोड़ के, 2012। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और डेबिट टू, सार के केस में क्या बनता है, एसबीपी रिजर्व या लाइबिलिटी, एसबीपी लाइबिलिटी। कितने से बनेगी, 15,75,000। पर्पल कलर अलग ही लग रहा है ना। नेक्स्ट, 31 मार्च 2013, सेम एंट्री, जो रटी रटाई एंट्री है ना, बार 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 वही लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ अमाउंट पे आपको फोकस करना है, जो कि हम वर्किंग नोट में करते हैं। बाकी की एंट्रीज आपको वही रटी रटाई लिखनी है, कोई समझने वाली बात नहीं है। एक बार समझा दिया कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्यों डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हम कैश देने वाले होते हैं, इसलिए 4 साल बाद हम कैश देने जाएंगे, इसलिए शेयर देने होते तो रिजर्व बनाते। क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर आप स्टडी मटेरियल देखो तो वहां पर आपको पी एंड एल अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पर आपको पी एंड एल अकाउंट दिख रहा होगा, तो एट द एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एंड एल अकाउंट में। तो उन्होंने वहां पे इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है,
आप इसके आगे भी लिख सकते हो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बाकी इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2000, चारों साल बनेगी ना इसमें तो एंट्री। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP लाइबिलिटी 17,02,500। ठीक है, यही सारे अमाउंट है। 1575, 1725, 1537 500 और 17 2। बस यही सारी एंट्री थी। अब यही सारी एंट्री आपको यहाँ पर मारनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP लाइबिलिटी। यहाँ ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में बनेगी, चौथी साल में कोई एंट्री नहीं बनेगी। तब तक तो भाई साथ दे ही दिए गए होंगे, तो फिर काय बात की एंट्री। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, विद मॉडिफिकेशन और विदाउट। ये अमाउंट में ऑलरेडी कैलकुलेट करा चुकी हूँ वर्किंग नोट में। 1575 था, सेकंड वाले का 2825 था। बस एक बार आपको मैजिक फॉर्मूला लगाने आ जाए ना, तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा इंडिया 102, 20,50,000। बस अमाउंट कैलकुलेट करने आ जाए, बाकी तो भाई एंट्री में तो कुछ नहीं है। वो तो हमारा मॉड्यूल है जो मौज लेता है, फालतू के मजे लेता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह P&L लिख देता है, ताकि बच्चे थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ी सी उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाए, बस इसलिए। बाकी की अगर देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं है, वही हमारी रटी रटाई एंट्री। एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है एंट्रीज का, फिर तो आपके हाथों पे खुद ही सेट हो जाएंगी, आपके मुंह पे अपने आप रट जाएंगी। मेन जो आपको फोकस करना है वो हमेशा, मैं कहती हूँ हमेशा अमाउंट पे फोकस करना है। इसलिए अमाउंट को पहले से ही वर्किंग नोट में आराम से कैलकुलेट करके रख दो, फिर एंट्री 2 मिनट में चुटकी भर में हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा चेंज था, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्वेश्चन अधूरा था, उन्होंने बताया ही नहीं था क्या करना है। जब क्वेश्चन इतना ज्यादा अधूरा हो कि उसने कुछ बताया नहीं हो, तो आपको सब कुछ कर देना है। ठीक है, क्योंकि भाई हमें तो मार्क्स लाने हैं, हमें तो सब कुछ कर देना है। ठीक है, वहां पर खाली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके नहीं आएंगे, प्रॉपर जनरल एंट्रीज बना के आएंगे, वो भी दोनों में, विद मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन, और प्रॉपर वर्किंग नोट में उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करके आएंगे। जब भी क्वेश्चन अधूरा हो तो आपको काम पूरा करके आना है, तभी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं अरे वो मजे ले रहे हैं तो हम और ज्यादा मजे ले लें। भाई मजे वो ले सकते हैं, ठीक है, जिस स्टेज पर हम है मजे वो ले सकते हैं, हम नहीं। तो इसलिए समझदार बन जाओ और फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।